नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। सबसे पहले हम लेकर आए हैं आपके लिए देश विदेश की सारी ताज़ा खबरें। तो लास्ट तक हमारे चैनल पर बने रहिएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज की पहली मुख्य खबर। पाकिस्तान की सेना की वजह से बैकफुट पर आया चीन, CPEC पर संकट। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल आसिम बाजवा को पिछले 4 साल की महत्वाकांक्षी परियोजना CPEC की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन पाकिस्तान के पूर्व आर्मी जनरल आसिम बाजवा के भ्रष्टाचार में फंसने की वजह से इमरान खान की सरकार घिर गई है। पाकिस्तान में अपनी सबसे अहम परियोजना CPEC और उसके चेयरमैन आसिम बाजवा को लेकर खड़े हो रहे सवालों के बीच चीन की मुश्किलें बढ़ गई है। इमरान खान के स्पेशल असिस्टेंट और CPEC के चेयरमैन आसिम बाजवा पर आरोप है कि उन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए परिवार के नाम पर अमेरिका में एक पिज्जा चेन के जरिए अरबों डॉलर का कारोबार खड़ा कर लिया है। आसिम बाजवा पर एक गंभीर आरोप एक स्वतंत्र वेबसाइट में छपी रिपोर्ट से लगाए गए थे। वेबसाइट को को-फाउंडर और पत्रकार अहमद नूरानी ने ट्वीट पर लिखा था कि रिपोर्ट छापने के बाद से उन्हें रो एजेंट और देशद्रोही कहा जा रहा है। पत्रकार ने बताया कि उन्हें जान से मारने की धमकियां भी मिल रही है। CPEC की बागडोर पाकिस्तान की सेना के हाथ में ही है और सेना पर सवाल उठाना यहाँ इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की सरकार और ताकतवर सेना पुरजोश कोशिश कर रही है कि आसिम सलीम बाजवा को लेकर लगे भ्रष्टाचार के आरोप में मीडिया कवरेज में ना आ पाए। बाजवा को जब अप्रैल महीने में इमरान खान का विशेष सहायक नियुक्त किया गया था तो उन्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा पेश करना था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि बाजवा ने अमेरिकी पिज्जा चेन पापा जॉन्स के कारोबार में अपनी पत्नी की हिस्सेदारी घोषित नहीं की। रिपोर्ट में बताया गया है कि सेना के कद में बढ़ने के साथ साथ आसिम बाजवा की संपत्ति में भी इजाफा होता गया। इसी के साथ दोस्तों, चलता है आज की अगली मुख्य खबर की ओर। स्कूल फीस को लेकर आया राजस्थान HC का फैसला, 70% ही ले सकेंगे पेमेंट, 3 किस्त में करना होगा भुगतान। तो दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूल फीस का 70% पेमेंट ले सकते हैं। बच्चों के माता पिता को इसका भुगतान अगले साल 31 जनवरी तक 3 किस्तों में करना होगा। यह फैसला राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति SP शर्मा ने दिया है। राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले प्राइवेट स्कूलों की अपील पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है। आदेश 3 याचिकाओं पर दिया गया था, जिसके माध्यम से लगभग 200 स्कूलों ने राजस्थान सरकार के फैसले को चुनौती दी थी। राजस्थान सरकार ने स्कूलों से कोरोना के दौरान बंद के समय में अभिभावकों से फीस ना वसूल करने की बात कही थी। इन तीनों याचिकाओं के माध्यम से प्राइवेट स्कूलों ने राज्य सरकार के 9 अप्रैल और 7 जुलाई के फीस स्थगन के आदेश को चुनौती दी थी। राज्य सरकार के इन आदेशों के चलते प्राइवेट स्कूल फीस नहीं ले पा रहे थे। असल में कोरोना संकट की वजह से राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों के खुलने तक फीस वसूली पर रोक लगा दी थी। राजस्थान सरकार ने प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस को स्कूलों के दोबारा खुलने तक स्थगित रखने का फैसला लिया था। कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए राज्य सरकार ने 9 अप्रैल को राज्य के प्राइवेट स्कूलों द्वारा अग्रिम फीस लेने पर 3 महीने के लिए 30 जून तक रोक लगा दी थी। सरकार ने 9 जुलाई को इस अवधि को स्कूल के दोबारा खुलने तक बढ़ा दिया था। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कोरोना काल में प्राइवेट स्कूलों को 30 जून तक 3 महीने की स्कूल फीस स्थगित करने के आदेश दिए गए थे। इस आदेश के बाद में स्कूल खुलने तक आगे बढ़ाया गया था। इसी के साथ दोस्तों, चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। सरकारी नौकरी, इन 5 राज्यों में 9642 पदों पर सरकारी भर्ती, जाने आवेदन से जुड़ी सारी डिटेल। तो दोस्तों, सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए अलग अलग राज्यों के विभिन्न विभागों से वैकेंसियां निकली है, जिसमें 10वीं पास से लेकर ग्रेजुएट तक के उम्मीदवारों को नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि तमिलनाडु, बिहार, राजस्थान, ओडिशा और असम में कुल 9642 पदों की नौकरियां निकली है। तमिलनाडु में 10वीं पास के लिए 3162 पदों पर निकली वैकेंसी। तो दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के तमिलनाडु सर्किल में ग्रामीण डाक सेवकों के 3162 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान बोर्ड से 10वीं पास होना जरूरी है। डाक विभाग में JDS के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र 40 वर्ष पदों के अनुसार निर्धारित
निर्धारित की गई है। डाक विभाग में GDS के पदों पर नौकरी पाने के इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 30 सितंबर 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान में 6310 पदों पर सरकारी भर्ती, सीधे इंटरव्यू से मिलेगी नौकरी। तो दोस्तों राजस्थान में 6310 पदों पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की भर्ती निकली है। इसमें TSP पद के लिए 1041 भर्ती और नॉन TSP पद के लिए 5269 भर्तियां निकली गई है। इन पदों पर आवेदन के लिए उम्मीदवारों के पास किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम्युनिटी हेल्थ या नर्सिंग में BSc होना जरूरी है। ओडिशा में पुलिस के 104 पदों पर भर्ती, जाने कौन कर सकता है अप्लाई। तो दोस्तों ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सब इंस्पेक्टर, स्टेशन ऑफिसर्स और असिस्टेंट जेलर के पदों पर भर्ती की वैकेंसी निकाली है। इसके तहत 104 उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। इन पदों पर ग्रेजुएट लेवल के उम्मीदवारों का आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 25 वर्ष निर्धारित की गई है। बिहार में रेंज ऑफिसर्स ऑफ फॉरेस्ट के 43 पदों पर भर्ती। तो दोस्तों बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग में रेंज ऑफिसर्स ऑफ फॉरेस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जारी पदों पर कुल 43 उम्मीदवारों की नियुक्ति होगी। इन पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और फिजिकल टेस्ट से किया जाएगा। असम में मेडिकल ऑफिसर्स के 23 पदों पर वैकेंसी। तो दोस्तों ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने असम के अस्पताल में मेडिकल ऑफिसर्स, इमरजेंसी जनरल ड्यूटी एंड स्पेशलिस्ट के कुल 23 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसके तहत निकली वैकेंसी के लिए योग्य उम्मीदवार 10 सितंबर 2020 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ONGC में इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन उनकी योग्यता एवं इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। फर्रुखाबाद, पुलिस तलाश रही थी महिला की लाश, वो निकली जिंदा, हर कोई हैरान। तो दोस्तों यूपी के फर्रुखाबाद जिले में पुलिस जिस तरह महिला की लाश को बरामद करने का प्रयास कर रही थी, वो महिला जिंदा निकली। पुलिस इस हैरान कर देने वाले मामले की जांच में जुटी हुई है। बीते 5 सितंबर को फर्रुखाबाद के नवाबगंज थाना क्षेत्र में महिला लता देवी की हत्या कर शव को गायब करने का आरोप महिला के परिजनों ने लगाया था। इस मामले में पुलिस ने महिला के पति रणविजय सहित परिवार के लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर महिला के पति को हिरासत में ले लिया था। लेकिन कहानी में उस वक्त नया मोड़ आ गया जब महिला लता देवी जनपद शाहजहांपुरा के अलागंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में सड़क के किनारे बेहोश की हालत में मिली। इस मामले में पुलिस महिला से पूछताछ कर रही है। बता दें कि बीते 5 सितंबर को नवाबगंज थाना क्षेत्र के वीरपुर गांव में लता देवी अचानक रात में घर से कहीं गायब हो गई थी। सुबह होने पर महिला के बिस्तर, कमरे और घर पर खून के निशान मिले। महिला के परिजनों ने पति सहित घर वालों को दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने महिला के पति को हिरासत में ले लिया था। अब महिला के जिंदा मिलने पर पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी हुई है। पुलिस अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार मिश्रा ने बताया था कि थाना नवाबगंज क्षेत्र में महिला लता देवी की हत्या का आरोप परिजनों ने लगाया था। इस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन अब यह महिला अलागंज के थाना क्षेत्र में बेहोशी की हालत में मिली है। पुलिस का कहना है कि महिला अभी कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। उसे माता पिता के सुपुर्द कर दिया गया है और उसका स्वास्थ्य सही होने पर महिला के आगे जानकारी दी जाएगी, जिसके बाद में इस मामले की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। क्या सुशांत को दिया गया था जहर, पता लगाने के लिए दोबारा होगी विसरा की जाँच। तो दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद 14 जून को उनकी बॉडी कूपर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए लाई गई थी। दोपहर लाई गई सुशांत की बॉडी का रात तक पोस्टमार्टम कर दिया गया था। ऐसे में सवाल उठाए गए थे कि सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई। पोस्टमार्टम के बाद सुशांत का विसेरा जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। विसेरा की जांच कर रही AIIMS की मेडिकल टीम केस को सुलझाने में मदद कर सकती है। AIIMS की फॉरेंसिक टीम सुरक्षित रखे गए सुशांत के विसेरा का टेस्ट कर रही है। मेडिकल टीम को शक है कि कहीं सुशांत को जहर तो नहीं दिया गया था। AIIMS के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड और सुशांत के केस के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि जांच 10 दिन के अंदर की जाएगी और रिपोर्ट भी आ जाएगी। इस मामले को लेकर मेडिकल बोर्ड की अगली मीटिंग 17 सितंबर को होगी। इसी के साथ दोस्तों चलते हैं आज की अगली और आखिरी मुख्य खबर की ओर। हरामखोर पर संजय राउत
राउत की सफाई, कंगना को नोटी कहा था। कंगना रनौत और संजय राउत के बीच पिछले काफी समय से ट्विटर पर वॉर चल रहा है। अब संजय राउत ने कंगना को नोटी गर्ल बता दिया है। पहले संजय राउत ने कंगना को हरामखोर लड़की कहा था, हालांकि अब उन्होंने इस पर सफाई दी है। कंगना रनौत ने कुछ दिन पहले चैलेंज किया था कि वे 9 सितंबर को मूवी आकर दिखाएगी। आज उन्हें वाई कैटेगरी सुरक्षा केंद्र ने दे दी है। संजय राउत ने कहा, अगर महाराष्ट्र सरकार नहीं दे पाती सुरक्षा तो एक्टर्स मुंबई में इतने अच्छे से काम नहीं कर सकते थे। मुंबई पुलिस की वजह से अब सब सुरक्षित है। एक जमाने में अंडरवर्ल्ड का खतरा था, धमकियां आती थी। मुंबई पुलिस ने सब साफ कर दिया। एक व्यक्ति चाहे महिला हो या पुरुष कलाकार, वो पूरी इंडस्ट्री नहीं है। 100 साल के इतिहास में किसी से ऐसी बात नहीं की है। अगर आपके पास कुछ ड्रग्स को लेकर जानकारी है तो आप पुलिस को बताओ, अपने शहर की पुलिस के पास जाओ। आपके तो रिश्तेदार भारतीय जनता पार्टी से भी अच्छे हैं तो दिल्ली में जाकर शिकायत करो। उन्होंने आगे कहा, एक पॉलिटिकल पार्टी मेरे खिलाफ माहौल बनाना चाहता है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। पहली स्टेटमेंट की बात करें तो कंगना जी कहती है कि मैंने उन्हें कहा कि मुंबई मत आइए। मैंने क्यों कहा ये सुनो। कंगना ने कहा कि मुंबई पुलिस ठीक नहीं है। मुंबई पुलिस के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना सही नहीं है। कंगना, क्या मुंबई का कोई हो या कोई और हो, मुंबई पुलिस पर आप इस तरह का अविश्वास नहीं दिखा सकते। यह मुंबई की बात नहीं है, चाहे कलकत्ता हो, अहमदाबाद हो, सूरत हो, चाहे बेंगलोर हो। मैं पूरे पुलिस के मोरल की बात कर रहा हूँ। पिछले विवादों का उदाहरण देते हुए संजय राउत बोले, मुझे मालूम है कि इस मामले में शाहरुख खान की बात आई थी, आमिर खान की पत्नी की बात आई थी, मेरी पार्टी शिवसेना और मैंने स्टैंड लिया। आप अपनी भाषा में कोई माहौल बनाना चाहते हो तो वो बात अलग है। मेरा हरामखोर कहने से वो मतलब नहीं था। हमारे महाराष्ट्र में तो तू हरामखोर है का मतलब होता है कि नोटी है, बेईमान है। हमारे यहाँ कंगना दोनों है। मेरे हिसाब से वह नोटी गर्ल है। मैंने देखा है कि वो मजाक करती है और कोई भी लड़की मुंबई में रहती है अगर देश के साथ ऐसा करती है तो मैं कहता हूँ कि वह बेईमान है। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। तो इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।